हेलो बच्चों, आपके सामने मेरे बोर्ड पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। ये जो पांचों क्वेश्चन हैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं और ये कोलंबियन फोर्स का पहला क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर ये 5 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं। और 5 क्वेश्चंस और भी ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसमें हिडन हैं। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट पर 10-12 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, जिसमें 5 बोर्ड पर लिखे हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और एक कॉन्सेप्ट पर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है, force between two identical point charges kept at a distance r in air is F। r डिस्टेंस पर 2 पॉइंट चार्जर रखे हैं, इनके बीच में यह फोर्स काम करता है। The half of distance between them is filled with a dielectric material of constant 4। k equals to 4 से हाफ डिस्टेंस भर दी गई। Then the new force between them is, ये ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। हाफ डिस्टेंस में k इक्वल्स टू 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल भरा है और हाफ डिस्टेंस में कुछ नहीं भरा है तो एयर है। इसके हमने आंसर्स भी लिखे हैं, एक ऑप्शन कोई सही है, अभी देखें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिखा, लेकिन इसमें ऑप्शंस में हमने नहीं लिखा क्योंकि हम ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। ये तो सब बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस ये और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो 4 जिसमें बोर्ड पर लिखे हैं और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड पर नहीं लिखे हैं। मैं कॉन्सेप्ट देते समय उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा, जो सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आंसर उसमें भर लेंगे। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस r इन एयर इज F। यहाँ भी यही लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में भी यही है। दूसरे में देखें, तीसरे में फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन एयर इज F। अब डिस्टेंस r की जगह यहाँ 5 सेंटीमीटर दी गई है और जो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हैं उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला K1 है जो 2 सेंटीमीटर जिसकी थिकनेस है, और दूसरा K = 9 है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग जाएगा, यानी कि पहले जब एयर था तब फोर्स F था, और जब ये 2 डाइलेक्ट्रिक जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 और 9 है, इनकी थिकनेस 2 और 3 सेंटीमीटर है, यह जब भर देंगे तो फोर्स कितना काम करेगा। इसके लिए जो आंसर्स आएंगे, 4 ऑप्शंस हैं, जो आंसर्स आएंगे देखा जाएगा। फोर्स क्वेश्चन में फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस r इन एयर इज F। फिर वही लाइन ऊपर की है। इसमें द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक्स। वहाँ सिंगल डाइलेक्ट्रिक था, यहाँ पर 3 डाइलेक्ट्रिक्स विथ कांस्टेंट K1 = 4, K2 = 9, K3 = 16 इक्वली इन द स्पेस बिटवीन देम। वो जो स्पेस है दोनों चार्जेस के बीच में, Q1 Q2 अगर ले लेंगे तो ये जो स्पेस R है वो 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरी हुई है, जिसके कांस्टेंट्स ये हैं और इक्वली फील्ड है, यानी r/3 डिस्टेंस भरी है। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें फिर वही पहली लाइन वही है, फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस r इन एयर इज F। ये पहली वाली लाइन है। द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक्स विथ कांस्टेंट्स K1 K2 K3 Kn। अब मैंने n डाइलेक्ट्रिक्स भर दिए, n डाइलेक्ट्रिक्स भरे, लेकिन कैसे हैं, इक्वली इन द स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो इनकी थिकनेस है सबकी इक्वल है। आगे भी डिस्कस करेंगे। तो न्यू फोर्स क्या लगेगा, उसके लिए ऑप्शन A B C D। हमने ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि हमने सॉल्व करके उसका आंसर हमने नहीं बनाया। हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने होगा। कॉन्सेप्ट पॉइंट, इसका मैं आंसर बताऊं, इसका सॉल्यूशन बताऊं, इसके पहले ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए थे, अभी आपके स्क्रीन पर थे, आपने पॉज करके देख लिया होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे,
उसी कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सब शुरू में जो बातें बता रहे हैं आपको सब पता है। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की सेपरेशन R है। और मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में आप यह समझ लें कि जब नहीं बोलेंगे तो ये सब पॉइंट चार्जेस हैं। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं हैं, हैवी चार्जेस हैं, उनकी वॉल्यूम अधिक बड़े वॉल्यूम में चार्जेस फैले हुए हैं, तब कुछ और बात आती है, उसको नहीं। ये पॉइंट चार्जेस के लिए सब क्वेश्चंस लिखे हैं। पॉइंट चार्ज लिखा भी है, नहीं भी तो पॉइंट चार्ज समझिए। जब इनके बीच में एयर है, जब इनके बीच में एयर है तो आपको पता है कि जो कोलम्बियन फोर्स है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। अब इनके बीच का जो स्पेस है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इनके बीच का जो स्पेस है, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाए, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दिए गए हैं, तो अब जो फोर्स आ जाएगा वो F विल बी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, where K is the dielectric constant of this material which is kept in between these two charges, or in which the two charges are kept. K की वैल्यू आपको पता है कि K की वैल्यू एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1 है। बाकी K की वैल्यू ऑफ K is always greater than 1. For air it is 1, otherwise K is greater than 1. एयर की बात पहले थी, अब तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो यहाँ K is greater than 1. K is greater than 1, therefore this force F dash is less than F. This F dash is less than F. जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे इनके बीच में, या ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में होंगे, तो इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी में बताया गया है। अब हम ये सोचते हैं कि इन चार्जेस के बीच की सेपरेशन अगर कम कर दें, जब उसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो फोर्स कम हो गई और वो डिस्टेंस वही है, लेकिन यहाँ पर मीडियम डाइलेक्ट्रिक का है, अदर देन एयर है, तो यहाँ पर K आ गया। K की वैल्यू से बड़ी है, K डिनोमिनेटर में है, इसलिए F डैश F से छोटी है। F डैश इज स्मॉलर देन F। अब हम चाहते हैं कि फोर्स उतना ही काम करे, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स काम करे दोनों चार्जेस के बीच में। तो इसके लिए हम इस सेपरेशन को कम कर देते हैं, यानी कि जो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस जो R है, उस R डिस्टेंस को कम कर देते हैं। जैसे जब डिस्टेंस कम करेंगे, R की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो F की वैल्यू इंक्रीज करेगी। K रखने से F की वैल्यू घट गई है, तो R को डिक्रीज कर देने से F की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा सोच करके कि डिस्टेंस कम करेंगे और डिस्टेंस इतनी कम कर देंगे कि डिस्टेंस R डैश कर दें, इस Q2 को यहाँ ला दें, Q2 को यहाँ ला दें, इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन R डैश हो जाए और फोर्स इक्वल हो जाए। जितना फोर्स ये था उतना ही फोर्स अब काम करे। तो इसके लिए F डैश इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन K R डैश की स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मीडियम वही है, डिस्टेंस कम कर दिया, R डैश कर दिया। ऐसा कर देने से हम यह मान रहे हैं कि यह फोर्स F डैश इसके इक्वल हो गया है। तो अगर ये F डैश इस फोर्स के इक्वल हो गया है तो कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू के इक्वल हो जाए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये R स्क्वायर है, यहाँ K R डैश का स्क्वायर है। अगर F और F डैश इक्वल होंगे तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये R स्क्वायर K R डैश स्क्वायर के इक्वल हो। Therefore R dash square will be equals to R square upon K, and hence R dash will be equals to R upon root K, R upon root K। ऐसा सोचें कि K की वैल्यू 9 है, K की वैल्यू 9 है, यानी कि ये दोनों चार्जेस जिस मीडियम में रखे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है।
पहले दोनों चार्जेस एयर में थे, इनके बीच की डिस्टेंस r थी, वही फिगर बना रहा हूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, तो फोर्स ये काम कर रहा था। लेकिन अगर k इक्वल्स टू 9 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल इनके बीच में भर देंगे या इन दोनों चार्जेस को उस मटेरियल में रख देंगे तो उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो उसी के लिए फार्मूला है, वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? वो डिस्टेंस r डैश इक्वल्स टू r अपॉन k इज 9, so r अपॉन रूट 9 इक्वल्स टू r by 3 मीन्स दिस r डैश इज r by 3, 1/3 डिस्टेंस पर होना चाहिए। r है तो इसके 3 टुकड़े, यहाँ पर अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, चार्जेस हैं, तो ये डिस्टेंस r by 3 हो जाएगी। r by 3 डिस्टेंस पर ये चार्जेस रखे जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में उतना ही फोर्स काम करेगा जितना कि इन दोनों चार्जेस के बीच में तब काम कर रहा था जब इनके बीच की सेपरेशन ये r थी और बीच में कुछ नहीं था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, एयर थी। शायद ये समझ में आया कि अब जब फोर्स वही लगे तो डाइलेक्ट्रिक की जो लेंथ है वो r by 3 हो गई। k इक्वल्स टू 9 होने पर वो जो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, ये मैं इसको थिकनेस कह दे रहा हूँ, विड्थ कह दे रहा हूँ, इसी को मैं डाइलेक्ट्रिक लेंथ कह दे रहा हूँ, और यही r डैश है, दिस r डैश इक्वल्स टू r by 3। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी बात को दूसरे रूप में हम देखते हैं। ये चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच की सेपरेशन R, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ, जो इसकी हाफ डिस्टेंस है r by 2 is filled with a dielectric material of dielectric constant K which is equals to 4, K equals to 4, constant K equals to 4, और आधी डिस्टेंस में कुछ नहीं बोला है तो एयर है, पहले चार्जेस एयर में थे और आधी डिस्टेंस में k इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया। अब इनके बीच में फोर्स कितना काम करेगा हम जानना चाहते हैं। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पॉइंट यहाँ पर था उसको यूज करें, उसको दिमाग में रखें और सोचें ये कि जब चार्जेस एयर में थे तो फोर्स F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर था। अगर मैं इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ r by 2 प्लस r by 2 की होल स्क्वायर, r by 2 प्लस r by 2 इक्वल्स टू r, तो ये यही आएगा। मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ और ऐसा मैं लिख रहा हूँ। अब इसके साथ साथ मैं यह सोच रहा हूँ कि जब ये r by 2 डिस्टेंस k इक्वल्स टू 4 वाली डाइलेक्ट्रिक से भरी हुई है तो ये r by 2 डिस्टेंस इस फोर्स वही काम करे, उसके लिए डिस्टेंस अधिक रहेगी। जैसे जब यहाँ पर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो मटेरियल भरा था उसके अंदर जब चार्ज थे तो अब जो डिस्टेंस आई थी r by 3 आई थी, यानी कम डिस्टेंस पर फोर्स काम कर रहा था। वो जो फोर्स था वो उन दोनों के बीच में जब k की वैल्यू 9 थी तो 3 टाइम्स डिस्टेंस करने पर तब वो फोर्स काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस r by 2 जो k में है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे हम, इस डिस्टेंस को f डैश है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये जो r by 2 डिस्टेंस है, ये r by 2 डिस्टेंस एक्चुअली रूट k टाइम्स ऑफ r by 2 के इक्विवेलेंट होगी। यही मेन पॉइंट है जिसे हमें समझना है, और ये r by 2 ही रहेगी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस वही r by 2 रहती तो फोर्स यही काम करता, ये जो था काम करता।
और अगर k इक्वल टू 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल इस हाफ डिस्टेंस से भर दिया गया, तो अब ये अगर एयर नहीं होती तब तो r/2 लिखते, लेकिन एयर होने की वजह नहीं है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, तो यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस है वो रूट के टाइम्स ऑफ r/2 के इक्विवेलेंट होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ी हुई होगी, ऐसा समझ सकते हैं। बढ़ी हुई होने का मतलब ये हुआ कि जब k इक्वल टू 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला यहाँ रखा गया है तो फोर्स घट गया है, फोर्स घट गया है इसको रखने से। तो जिस डिस्टेंस पर वो फोर्स काम करेगा वो डिस्टेंस रूट के टाइम्स ऑफ r/2 होगी। यह पीछे के डिस्कशन से क्लियर हो रहा था, यानी कि इस r/2 की जगह रूट के टाइम्स ऑफ r/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, मैं r स्क्वायर को r को ब्रैकेट से बाहर करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इस ब्रैकेट में रूट के प्लस 1/2 हो जाएगा होल स्क्वायर। r कॉमन ले लिया तो r का स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा रूट के अपॉन 2 प्लस 1/2, रूट के अपॉन 2 प्लस 1/2 को रूट के प्लस 1/2 लिखा, उसका होल स्क्वायर f डैश। अब अगर इस इक्वेशन को इस फार्मूले से अगर इक्वेट करें, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन k r स्क्वायर, इससे अगर इक्वेट करूं तो इस k की जगह पर ये चीज मिल रही है, k की जगह पर ये मिल रही है, Q1 Q2 है, r स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एट द प्लेस ऑफ k वी हैव रूट k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसका मतलब हम यह सोच सकते हैं कि इन चार्जेस के बीच में जब हाफ डिस्टेंस में जब k इक्वल टू 4 रहेगी, हाफ डिस्टेंस में एयर रहेगी, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, या उस तरह का होगा जिसमें ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल दोनों के बीच में भरा हुआ हो। फिर से इसको क्लियर करें, ये k इज इक्विवेलेंट टू दिस, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, k इसके इक्विवेलेंट है, तो इस k को इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेम दे रहे हैं। तो k इक्वल टू यहाँ इस प्रॉब्लम में k की जगह हो जाएगी क्या, रूट k इज 4 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, k की जगह पर हो जाएगी 2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 मीन्स 9/4, k की जगह पर 9/4, यानी k इक्वल टू 9/4 आ जाएगी। आपने पढ़ा कि f अपॉन f डैश इक्वल टू k, f upon f dash equals to k. F is the Coulombian force acting between the two charges when they are kept in the air or vacuum, and this f dash is the Coulombian force acting between the two charged particles when they are kept in dielectric material with dielectric constant k. F upon f dash equals to k, well known formula. Now f dash upon f equals to 1 upon k, and k of this problem, according to this problem, k is 9/4. So 1 upon f dash upon f equals to 1 upon 9/4. This goes to numerator. F dash upon f becomes equals to 4/9, and hence f dash equals to 4/9 into f. This is the answer. 4/9 part of f. ध्यान में रख लें अपने बातें, क्या इसमें सीखा। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू रूट k प्लस 1/2 होल स्क्वायर।
मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को पॉज करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा था, ये चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस Q1 और Q2, इन चार्जेस के बीच में जब एयर है या एयर में रखे हुए हैं तब फोर्स मान लेते हैं F है, सॉरी इट इज F इक्वल्स टू 1/4 पाई, इट इज गिवन F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. In the question number 2, the space between these two charges is filled with two dielectric materials. Half of the space is filled, half of the space. R is the separation between them. Half of the space means R by 2 length, R by 2. This half length is filled with a dielectric material with constant K1, and half of the distance is filled with a dielectric material with constant K2. In the question, K1 equals to 4 and K2 equals to 9. Then, actually I am saying about the second question. The second question was, the force between two identical point charges kept at a distance r in air is F. The half of the distance between them is filled with a dielectric material of constant 4 and other is filled with dielectric material of constant K equals to 9. You can see your mobile. K1 equals to 4, K2 equals to 9. Now we have to find the new force acting between the two charges. ऑप्शन नहीं दिया गया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने सोचा कि सॉल्व करेंगे तो आप लोग आंसर खुद ही समझ लेंगे क्या आएगा। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फिर हमारे कॉन्सेप्ट पॉइंट पर आए। मैंने भी बताया कि इस इक्वेशन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R/2 प्लस R/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये R/2 जो लेंथ है, R/2 लेंथ अगर R/2 लेंथ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से भरी हुई है जिसका कांस्टेंट K1 है, तो ये रूट K1 टाइम्स ऑफ R/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो R/2 है, R/2 नहीं रहेगी, ये रूट K2 टाइम्स ऑफ R/2 हो जाएगी। ऐसा पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट फिर वही है, रूट K टाइम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक लेंथ। डाइलेक्ट्रिक लेंथ, यहाँ लेंथ R/2 है तो रूट K टाइम्स ऑफ R/2, रूट K टाइम्स ऑफ K2 टाइम्स ऑफ R/2. Let it be F dash. Now F dash will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon. I like to put R after this bracket. So in this bracket we will have root K1 plus root K2 upon 2 whole square, and there is R square outside of this bracket. Am I right? R is taken outside of this bracket, becomes R square. Root K1 upon 2 plus root K2 upon 2 whole square. Again, when you will compare this, now the space between the two charges is fully filled with two dielectric materials. तो ये दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो भरे हुए हैं, इन जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 हैं, तो इसके इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों को हटा के केवल एक मटेरियल मीडियम भरें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इसी को हम इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। इसको कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन के आर स्क्वायर। इससे कंपेयर करते हैं, इससे यहाँ दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं K1 K2, लेकिन टोटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। तो अब इन दोनों मटेरियल्स को हटा करके एक मटेरियल रखें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लें अगर K होता है तो K शुड बी इक्वल टू दिस। सो K इक्वल टू रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, एंड आई लाइक टू नेम दिस K एज द equivalent dielectric constant, equivalent dielectric constant of the two dielectrics by which the space between Q1 and Q2 was filled. Now you have a formula for the equivalent dielectric constant. Equivalent dielectric constant K equals to this. बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर हम लोग आ गए। एक क्वेश्चन यही है, मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड पर लिखे हैं, 5 क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन, और 4-5 है और भी हैं जो स्क्रीन पर नहीं है। तो पीछे भी क्वेश्चन था, वो भी इसमें बताऊंगा मैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा है तो ये दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हैं, इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? जो एवरेज होगा, तो एवरेज जो होगा इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के रूट का अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 को मैथमेटिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं। नाउ हियर वी हैव K1 equals to 4 and K2 equals to 9. Therefore, when you put these values in this equation, you will have root 4 plus root 9 upon 2 whole square. This is 2 plus 3, 5 upon 2 whole square becomes 25 by 4. Now the equivalent dielectric constant is neither 4 nor 9, but it is 25 by 4. ये स्पेस जो दोनों के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ है, यह स्पेस हमको सोच सकते हैं कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 25 by 4 होगा, तो वही फोर्स आएगा जो इतने इनके भरे जाने पर फोर्स काम करता। ऐसा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मतलब है। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई, अब दोनों चार्जेस के बीच में पूरी तरह जो स्पेस है वो पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा है, बाई चांस 2 है। तो अब मैं ये सोच सकता हूं कि F अगेन इफ आई लाइक टू राइट F अपॉन F डैश इक्वल्स टू K, F अपॉन F डैश इक्वल्स टू K means F dash upon F equals to 1 upon K. Put the value K here. You will have 1 upon 25 by 4. F dash upon F equals to 25 by 4. Therefore, F dash will be equals to 4 upon 25 of F. This must be option in the second question. इस पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ये था 4 by 9 times of force F, and this is 4 upon 25 times of force F. इस दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल गए। एक तो ये समझना कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 by 4 है। और अगर ये फार्मूला भी याद रहेगा, रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। K1 K2 की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। जितना कैलकुलेशन था पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर याद हो, ध्यान में अगर आ गया, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 होगा का होल स्क्वायर होगा। K1 K2 की वैल्यू रख देंगे, 25.4 होगा, तो जो उनका रेशियो आएगा 4/25 हो जाएगा। F अपॉन F डैश इक्वल्स टू K, F डैश अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन K की वैल्यू रख देंगे।
पिछले क्वेश्चन में देखें, पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला तो नहीं बनाया था हमने, लेकिन इस फार्मूले को अगर इसी को ध्यान में रखें तो पिछला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। फिर पहला क्वेश्चन देखें, रीड क्वेश्चन नंबर वन once again. If we use this formula for the equivalent dielectric constant root k1 plus root k2 upon 2 whole square, then here we will have in the question 1 root 4 plus root k2 is 1. There was air in the space, in half of the space, whose dielectric constant is 1 upon 2 whole square. It is 2 plus 1, 3 upon 2 whole square equals to 9/4. वही k की वैल्यू आई। फिर देखें f upon f dash equals to k. Therefore f dash upon f equals to 1 upon k. F dash upon f equals to 1 upon 4 by 9. Sorry, 9/4. 9/4. 4 goes to numerator, makes f dash equals to 4 upon 9 times of f. ढेर सारी बातें दिमाग में नहीं रखनी, ध्यान ये रखेंगे कि दो डाइलेक्ट्रिक्स जिसके कांस्टेंट्स k1 और k2 हैं, हाफ ऑफ फील्ड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू रूट k1 प्लस रूट k2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। k की वैल्यू मिल जाएगी तो पता चल जाएगा कि अब फोर्स कितना घट गया। ये 1 अपॉन k टाइम्स आएगा सीधे बिना कैलकुलेशन के, तेजी से। k की वैल्यू आई नहीं कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ 25/4 है तो 4/25 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, यहाँ 9/4 है तो 4/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस दी गई है, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज गिवन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन में ही देखें क्या चेंज है। द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस आर इन एयर इज 5 की जगह केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर की जगह 5 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इक्वल लेंथ में फील्ड नहीं है। 2 सेंटीमीटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ये k इक्वल्स टू 4 से भरी है, और ये जो 3 मीटर की डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये भरी है k इक्वल्स टू 9 से। क्वेश्चन नया दिखता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बात वही है, सब कुछ वही है। फिर वही बात समझा रहा हूँ, फिर से ध्यान समझ लीजिए इसको, कुछ कम समझ में आया हो। जब इन चार्जेस के बीच में केवल एयर थी, स्पेस फ्री स्पेस था, तो फोर्स F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। मैंने कहा कि इसको ऐसा लिख लें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R/2 प्लस R/2 होल स्क्वायर। हाँ, लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इस R/2 डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा रहेगा, तब जो फोर्स काम करेगा वो चेंज हो जाएगा। अब F नहीं रह जाएगा, अब F डैश हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, अब चेंज होकर F डैश हो जाएगा। कैसा बनेगा इक्वेशन? रूट k टाइम्स ऑफ R/2 प्लस रूट k1 टाइम्स ऑफ रूट k2 टाइम्स ऑफ R/2 होल स्क्वायर, रूट k1 टाइम्स ऑफ। लेकिन यहाँ R भी नहीं है, यहाँ ये तो R1 है, यहाँ R2 है। इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, नाइदर R/2 विल नॉट बी हियर, R1 R/2 नहीं है, यहाँ R2 है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड। R की वैल्यू पुट कर दें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इज 5 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5
into 10 to the power minus 2 meter, 5 into 10 to the power minus 2 meter whole square. This is f. Keep this value in the mind. यहाँ 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon root k1 root 4 r1 2 into 10 to the power minus 2 r1 2 centimeter 2 centimeter 2 into 10 to the power minus 2 meter. This is 3. k2 is 9 root 9 times of 3 into 10 to the power minus 2 whole square. This is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon, this is 2 2 to the 4 into 10 to the power minus 2 3 3 is 9 plus 9 into 10 to the power minus 2 whole square. 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon 4 into 10 to the power minus 2 plus 9 into 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 ब्रैकेट इसी ब्रैकेट के अंदर कॉमन लें तो स्मॉल ब्रैकेट में 4 plus 9 equals to 13. It will be 13 into 10 to the power minus 2 whole square becomes 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon 169 into 10 to the power minus 4 and this was 25. इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा 4 pi epsilon naught q1 q2 upon 25 into 10 to the power minus 4. मुझे लगता है आप समझ गए आंसर. ये f है, ये f डैश है, f डैश upon f. Keep this in numerator and this in denominator. 1/4 pi epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 goes out. 10 to the power 4 10 to the power minus 4 q1 q2. This upon this, so this will go in numerator. 25 numerator में आ जाएगा, 169 denominator में आ जाएगा और f dash equals to 25 upon 169 of f. हमने 4 ऑप्शन दिए थे लेकिन ऑप्शन में कहीं भरा नहीं था क्योंकि मुझे खुद आंसर नहीं पता था. हमने सॉल्व नहीं किया, आपको पढ़ाने के लिए ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो ढेर सारे ऑप्शंस होंगे. दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन. 4 में कुछ भी भर दें, 1 में 3 में कुछ भी भर दें, 1 में ये रहेगा तो ये क्वेश्चन बना. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. 2 point charges, फिर वही लाइन क्वेश्चन नंबर 4 की है. फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस r इन एयर इज f. फिर दूसरी लाइन ये थी 3 dielectrics with constant k1 k2 k3 in which k1 equals to 4 k2 equals to 9 and k3 equals to 16 is equally filled in the space between the two charges. मैं इस फिगर में उस क्वेश्चन को बोल रहा हूं. ये जब एयर में है चार्जेस, सेपरेशन r है, तो इनके बीच में फोर्स F इक्वल्स टू 1/4. फोर्स F है, मैं लिख दे रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ये फोर्स है. फिलहाल फोर्स F है और F इतनी है. नाउ द स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग कांस्टेंट्स 4, 9 and 16 इक्वली फिल्ड है. यानी कि r को 3 टुकड़ों में बांट दें तो ये r/3 डिस्टेंस है, ये r/3 है, ये r/3 डिस्टेंस है. इसमें एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें दूसरे तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें तीसरे तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. इस मटेरियल का कांस्टेंट k1, इसका k2, इसका k3. एक्चुअली k1 इज नोन, k1 इज 4, दिस इज 9 and this is 16.
Now if I like to write this expression according as this q1 q2 upon, I like to write this r square by r by 3 plus r by 3 plus r by 3 whole square. R by 3 plus r by 3 plus r by 3 is 1 is r square, कोई फर्क नहीं है. But in the case when this r by 3 distance is filled with a dielectric material having constant k1, and this is filled with a material having dielectric electric constant k2, and this part, this r by 3 by k3, then now the force changes and the new force becomes F dash equals to q1 q2 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon root k1 times of r by 3 plus root k2 times of r by 3 plus root k3 times of r by 3 whole square. Now you can take r outside of this bracket with r square. This becomes f dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon, very interesting point, root k1 plus root k2 plus root k3 upon 3 whole square r square. This term is at the place of k as we have done before. इसको कंपेयर करते हैं इससे, इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ फार्मूला f dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square, when the space between the two charges is completely filled with a dielectric material having constant k, then this is the formula. So at the place of this we have this thing 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 r square. At the place of k here we have this thing in the brackets, which is the equivalent dielectric constant of the three dielectrics filled in the space between the two charges. So I like to name this constant k as the equivalent dielectric constant of the three dielectrics having constants k1 k2 k3. Clearly this k equals to root k1 plus root k2 plus root k3 upon 3 whole square. Now this itself is a question. If k1 equals to 4, k2 equals to 9, k3 equals to 16, then what is the equivalent dielectric constant of these three dielectrics which are filled, the space between the two charges q1 and q2 was filled by these dielectric materials? Then the equivalent dielectric constant of these three dielectrics from the formula that k equals to root k1 means root 4 plus root k2 means root 9 plus root 16 upon 3 whole square becomes 2 plus 3 plus 4 upon 3 whole square, 9 by 3 whole square, 9 by 3 is 3, 3 square is 9, k equals to 9. k1 equals to 4, k2 equals to 9, k3 equals to 16. ये थ्री डाइलेक्ट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट हैं? 9 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इन दोनों चार्जेस के बीच का स्पेस इन तीन तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ हो या उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, तो वही फोर्स काम करेगा. एक्चुअली दिस इज द concept point of all the questions which were written on the board, which are on your screen. और ढेर सारे क्वेश्चन जो छुपे हुए हैं. फिर एक क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट इज द, फिर एक क्वेश्चन है ये. मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिया फिलहाल. इसका सॉल्यूशन जब ऐसा है, ये भरे हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 9 आई.
k इक्वल्स टू 9। तो हम लोग समझ गए हैं f अपॉन f डैश इक्वल्स टू k, f डैश अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन k, बार बार वही कर रहा हूँ, f डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन k, k इज 9, f, दिस इज द ऑप्शन। 4 ऑप्शंस थे, मैंने किसी में भरे नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम था, अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन 9 f जिसमें आएगा, जिस ऑप्शन में, दैट विल बी द राइट चॉइस। फिर से इसी बात को ध्यान समझें, बड़ा इंटरेस्टिंग और बन रहा है। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, मैं इससे थोड़े में बताऊं। ये डिस्टेंस जो डिस्टेंसेस हैं r/3 ना हो, अगर ये r1 हो जाए या r2 हो जाए, r3 हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है, f वही रहेगा 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और जो f डैश है वो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन वही r/3 प्लस r/3 अभी लिख रहा था, यहाँ k1 k2 k3, अब r/3 नहीं रह गए, अब क्या डिस्टेंस रह गई, एक r1 प्लस दूसरी r2 प्लस तीसरी r3, लेकिन r1 में एयर नहीं है, एयर रही होती तो r1 ही रहता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कांस्टेंट k1 है, तो k1, यहाँ k2, इसमें एयर रही होती तो ये लिखते, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो k3। अब आप समझ गए होंगे k1 k2 k3 r1 r2 r3 की अगर हम वैल्यूज रख दें तो हम फिर निकाल सकते हैं f डैश अपॉन f। ये आप थोड़ा गौर से देखें, f अपॉन f डैश k होता है, f डैश अपॉन f 1 अपॉन k होता है। फिलहाल ये f डैश की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं, इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी इससे, ये कैंसिल हो जाएगी इससे, आर स्क्वायर नहीं कैंसिल होगी, आर स्क्वायर जिंदा रहेगा, तो आर स्क्वायर न्यूमरेटर में जाए, दिस अपॉन दिस करूंगा, ये डिनोमिनेटर में आएगी, तो आर स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगी, तो इट विल बी आर स्क्वायर अपॉन रूट k1 r1 प्लस रूट k2 r2 प्लस रूट k3 r3 होल स्क्वायर, चाहे पूरे को ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर कर सकते हैं। दिस विल गिव यू आंसर। ये क्वेश्चन मैंने लिया नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है, इन चार्जेस के बीच में n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिनकी थिकनेस इक्वल है। अगर r डिस्टेंस में n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिनकी थिकनेस इक्वल है, तो n डाइलेक्ट्रिक्स की थिकनेस r है, तो यानी सिंगल डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस होगी वो r अपॉन n होगी। अब Q1 Q2 के बीच का जो स्पेस है n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा है और सबकी थिकनेस r/n है। दिस इज r/n, दिस वन इज r/n, r/n, at the last we have r/n। इस थिकनेस के मटेरियल की डाइड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, इस थिकनेस के मटेरियल की डाइड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है, इसकी k3 है और इसकी kn है। जब चार्जेस एयर में हैं, Q1 Q2, पिछला केस, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस r स्क्वायर कैन बी रिटन एज, देखें सब बातें पूरी हो चुकी हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं। सब बातें मैं बता चुका हूँ, कोई नई बात बताने को नहीं बची है।
यहाँ मैं r बाई एन प्लस आर बाई एन प्लस डॉट 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 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर ले सकता हूँ इसकी जगह, r बाई एन प्लस आर बाई एन प्लस आर बाई एन n टाइम्स becomes n r by n, r n goes out, we will have the same thing, f equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। लेकिन ये जो डिस्टेंस है r by n, इसमें k1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। पीछे की पुरानी सब बातें पूरा दिमाग में रखें, याद करें उसे। इस r by n में k1 कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक है, तो रूट k1 मल्टीप्लाइड बाई r बाई एन यहाँ हो जाएगा। इसमें k2 कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक है, k2 रूट k2 टाइम्स ऑफ r बाई एन प्लस सो ऑन सो फॉर। एट द लास्ट वी हैव kn r बाई एन होल स्क्वायर। दिस इज f डैश। So f dash will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon, I like to take r common and I like to put this outside of the bracket, so comes out with power 2, r square बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा रूट k1 अपॉन n रूट k2 अपॉन n रूट k3 अपॉन n, means root k1 plus root k2 plus dot 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 plus root kn upon n. This will be in the bracket with whole square, with whole square. Comparing the same way as we have done before in different problems, this thing in the bracket, this thing in the bracket with square sign, with square इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पीछे का जो डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंग ये k की जगह है k r स्क्वायर। सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑल दीज डाइलेक्ट्रिक्स विच वर केप्ट इन द स्पेस बिटवीन टू चार्जेस q1 एंड q2 विल बी इक्वल्स टू रूट k1 प्लस रूट k2 प्लस डॉट 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 प्लस रूट kn डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। के को ही समझ करके हम समझ लेते हैं कि अब चार्जेस के बीच में फोर्स कितना काम करेगा। जब चार्जेस के बीच में एयर थी तो फोर्स F काम करता है, जब चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाता है तो ये फोर्स काम करता है F डैश। इस F डैश का F से जो रेशियो है बार बार कई बार बता चुका, F अपॉन F डैश इक्वल्स टू K होता है, या F डैश अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन K होता है, जैसे पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of all the dielectrics which is filled in the space between two charges q1 and q2, while the thickness of each of the dielectrics is same। हर dielectrics की thickness same है, उस condition में उनका equivalent डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है तो r1 r2 r3 r4 हो जाएगा, तो यहाँ पर r1 r2 r3 भी आएंगे और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और वो उस पर डिस्कशन करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। या पूछा जा सकता है, आसान है। इस कंडीशन में जैसा कि प्रॉब्लम है उसमें अब फोर्स कितना काम करेगा, तो वो F डैश अपॉन F डैश विल बी इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ, एक्चुअली F अपॉन F डैश इक्वल्स टू K, therefore F dash upon F equals to 1 upon K, means F dash equals to 1 upon K into F। इसका मतलब ये हुआ कि कितना फोर्स काम करेगा उसको पाने के लिए, ये F dash ही हमें, तो 1 upon K, K ये है 1 upon K means n upon this, n upon this in the bracket, that will be the ratio। फोर्सेस के बीच का जो रेशियो आएगा वो n अपॉन इसका होल स्क्वायर, पीछे जैसे डिस्कस किया हमने। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग यह समझ चुके, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहाँ कॉन्सेप्ट पॉइंट लिखा
एक्चुअली जितना मैंने कुछ भी पढ़ाया पहले क्वेश्चन से लेके अभी तक, उस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी, जो मेन फार्मूला है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये आपके सामने बोर्ड पर है। दिस इज द मेन फार्मूला। कैसे? हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले क्वेश्चन में क्या था, हाफ फिल्ड स्पेस जो था डाइलेक्ट्रिक से, और हाफ स्पेस में एयर था। दूसरे क्वेश्चन में दो थे, K1 K2 थे। पहले दूसरे की ही बात करें, इफ वी हैव टू डाइलेक्ट्रिक्स ओनली इन द स्पेस बिटवीन टू चार्जेस विथ इक्वल लेंथ्स, देन K will be equals to root K1 plus root K2 upon n is 2. You have two dielectrics. अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो K1 is 1 means root K1 plus 1 whole square, root K1 plus 1 upon 2 whole square. K1 was 4 in first question. See, here is the question. Constant K equals to 4. Root 4 plus 1 upon 2 whole square. Root 4 is 2. 2 plus 1 3. 3 upon 2 whole square. 9 by 4. जो फोर्सेस का रेशियो होता है ये इसके के रेसिप्रोकल होता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 upon 9th part of the force acting between two charges when they were kept in the air. ये F डैश हुआ। दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये रूट K1 रूट K2 बनी रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन में रूट K1 रूट K2 बनी रहेगी। रूट K1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। K2 की वैल्यू 9 है, यहाँ रख दिया। तो K इक्वल्स टू रूट 4 प्लस रूट 9 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बाई 4। फोर्सेस के बीच का रेशियो कितना हुआ? 4 अपॉन 25 टाइम्स ऑफ F। सो इजी। तीन के लिए अगर थे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस इक्वल विड्थ के, इक्वल थिकनेस के इसके बीच में भरे हुए हैं, तो K2 प्लस रूट K2 प्लस रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस रूट K3 अपॉन 3 होल स्क्वायर। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, in this way we have all the problems based on Coulombian force in which we are जिसमें हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। तो यह पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में मैंने कोलम्बियन फोर्स को डिस्कस किया, जबकि चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, एक से भरा हुआ है, कई से भरा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया। आज के लेक्चर में बस यही इतना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।